क्या ईरान और अमेरिका की जंग में अब रूस की एंट्री हो गई है? अगर नहीं तो फिर रूस का डूम्सडे प्लेन ईरान में क्यों पहुंचा? इस प्लेन के बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल तब होगा जब प्रलय आएगी। तो सवाल है कि क्या ट्रंप की मदद के लिए जैसे नेतन्याहू हैं वैसे ही मुश्तबा की मदद के लिए पुतिन आ गए हैं? इस विमान के पहुंचने के बाद ट्रंप क्या बोले ये भी सुनेंगे आगे। क्या अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे दुनिया के नेता अब ईरान को आखिरी जंग का मैदान बनाना चाहते हैं? दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन इस बार ईरान के हाथ में है। क्या ट्रंप के सारे दांव पेच इसे छुड़ाने में नाकाम हो रहे हैं? और क्या इस लड़ाई ने अब दुनिया को तबाही के एक ऐसे लूप में जकड़ लिया है जिससे बाहर निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वजह है कि यह लड़ाई फिर से शुरू हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ? इसका असर कहां तक और किस किस पर पड़ रहा है, यह सब बताऊंगा आगे। साथ में क्यों जरूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े कुछ आंकड़े। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। आज कहानी एक रूसी विमान से शुरू होगी लेकिन खत्म उस 6 मील चौड़े समुद्री रास्ते पर होगी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत को रोक रखा है। क्योंकि अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के आसमान पर नियंत्रण पा लिया है, उसकी नौसेना को लगभग नष्ट कर दिया है, उसकी सैन्य और लीडरशिप को निशाना बनाया है। लेकिन ईरान ने दुनिया की इकोनॉमी की गर्दन पकड़ ली है और उस गर्दन का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहले बात उस रूसी विमान की जिसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। दुनिया भर के विमानों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 का दावा है कि रूस का Tu-214PU विमान RA-64531 मॉस्को से रवाना हुआ और तेहरान के इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा। Tu-214PU सामान्य विमान नहीं है, ये एक बेहद खास विमान है जिसे कम्युनिकेशन और हवा में मौजूद एक कमांड पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वही डूम्सडे विमान है जिसके जरिए संकट की स्थिति में रूस के टॉप लीडर या राष्ट्रपति या सेनाध्यक्ष उड़ान के दौरान सेना और सरकार को आदेश दे सकते हैं। अगर यह विमान ईरान में है तो क्या इसके जरिए यह कोशिश की जा रही है कि अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है तो ईरान की टॉप लीडरशिप को बचाया जा सके? यानी रूस अब ईरान को सिर्फ हथियार ही नहीं बेच रहा बल्कि वो अब ईरान की कमांड एंड कंट्रोल में सीधे सीधे मदद कर रहा है। असल में पुतिन ने 2025 में रशिया ईरान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की। यह महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया कि यह ट्रीटी इस क्षेत्र में थर्ड पार्टी की दखलंदाजी को रोकने के लिए है। थर्ड पार्टी का मतलब अमेरिका। यह खबर आने के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और दावा किया कि अमेरिका हॉर्मुज पर नियंत्रण अपने हाथ में रखेगा, उसका संचालन करेगा, जहाजों की आवाजाही तय करेगा और वो इसके लिए पैसा भी लेगा। ईरान और अमेरिका फिर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हॉर्मुज पर बातचीत टूट रही है। मुश्तबा खामेनेई अपने पिता की हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। ऐसे समय रूस का सिक्योर कमांड एयरक्राफ्ट तेहरान पहुंचता है तो सवाल उठता है कि क्या रूस ईरान को किसी सैन्य अभियान में मदद देने वाला है? क्या पुतिन अमेरिका से सीधे लड़ने के बजाय ईरान को मजबूत करेगा ताकि अमेरिका एक लंबे युद्ध में फंस जाए? हाल के दिनों में ट्रंप का झुकाव यूक्रेन के ज़ेलेंस्की की तरफ बढ़ा है। तो क्या ये अमेरिका को रूस का जवाब है या फिर रूस बता रहा है कि पश्चिम एशिया में कोई भी फैसला अब सिर्फ वॉशिंगटन और तेल अवीव नहीं करेंगे? अभी इन सवालों का पक्का जवाब नहीं है। विमान का पहुंचना एक सिग्नल है, किसी अलायंस की घोषणा नहीं है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा सिरा भी है जो
बहुत दिलचस्प है। कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई खाड़ी के देशों में गए। यूक्रेन इन देशों को ईरानी ड्रोन्स के मुकाबले अपना युद्ध अनुभव, इंटरसेप्टर ड्रोन्स और जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की पेशकश कर चुका है। कई सौदे भी किए जा चुके हैं। सैकड़ों अनुभवी टेक्नीशियनों को इन देशों में भेजा जा चुका है। बदले में यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम्स, एनर्जी सप्लाईज और आर्थिक सहयोग की मांग की है। यानी रूस ईरान के करीब है तो यूक्रेन ईरान से डरे हुए गल्फ देशों को अपना हथियार और अनुभव बेच रहा है। ये एक बहुत रोचक स्थिति है। अपनी अपनी लड़ाई पूरी हुई नहीं और रूस और यूक्रेन के नेता अब पश्चिम एशिया के युद्ध में कूद गए हैं। अपनी दुकान उन्होंने सजा ली है। अब ये युद्ध सिर्फ सैनिकों का मैदान नहीं है, ये एक बड़ा बाजार भी बन गया है। खास बात यह है कि अब जब लड़ाई का पूरा तरीका बदल रहा है, युद्ध में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का शोरूम भी बन गया है ये पूरा इलाका। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही देखा गया। बड़ी बात क्या है कि युद्ध के मैदान अब हथियारों के शोरूम भी बन गए हैं और दुनिया की नजर इन पर रहती है। इस पर मुझे बहुत कुछ कहने को है, लेकिन इस पर बात होगी किसी और वीडियो में। पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो ये बताता है कि मामला अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर है। समझौता टूटने के बाद अमेरिका ईरान के 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला कर चुका है और बदले में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और ओमान में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, जबकि ट्रंप कहते हैं कि वो खुला हुआ है। लेकिन जहाज किसकी बात मान रहे हैं? रविवार को सिर्फ 6 जहाज स्ट्रेट से गुजरते दिखाई दिए। कुछ समय पहले तक रोजाना ये आंकड़ा 100 से ज्यादा था। यानी आवाजाही सामान्य नहीं है। ये भी देखा गया कि कई जहाज अपने ट्रैकिंग ट्रांसपॉन्डर बंद करके चल रहे हैं ताकि उनकी लोकेशन का आसानी से पता न चले। इसलिए कागज पर तो हॉर्मुज़ खुला हो सकता है, ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट पर भी खुला हो सकता है, अमेरिकी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये खुला हो सकता है। लेकिन अगर जहाज वहां डर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां कवर देने से हिचक रही हैं और जहाज़ों के मालिक कार्गो रोक रहे हैं, तो व्यापार की भाषा में हॉर्मुज़ बंद ही है। समुद्री रास्ते को बंद करने के लिए हर जहाज को डुबोना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना डर पैदा करना होता है कि जहाज का मालिक खुद लौट जाए। तेहरान की प्राथमिकता अब सिर्फ प्रतिबंध हटवाना नहीं है। ईरानी सत्ता मानती है कि अगर हॉर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज किसी न किसी रूप में उसकी शर्त, उसकी अनुमति या उसके बनाए रूट को स्वीकार कर लेता है, तो दुनिया एक नई क्षेत्रीय हकीकत को मान लेगी। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ ईरान की शर्तों पर खुलेगा, अमेरिकी धमकियों से नहीं। ईरानी लीडरशिप के भीतर यह विश्वास बढ़ा है कि अमेरिका और इजराइल अपने मुख्य युद्ध लक्ष्य हासिल नहीं कर सके और ईरान अब गल्फ में पहले से अधिक ताकतवर रीजनल प्लेयर बनकर उभरा है। अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान खुद को अब इस इलाके का सबसे तगड़ा खिलाड़ी साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि एक बार फिर से खाड़ी के देश ईरान की ताकत को स्वीकार कर लें, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन रूस के आसपास के इलाकों को देखते हैं, ट्रंप कनाडा को देखते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 11 जुलाई को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे, जहां ओमान के अधिकारियों और कतर के मध्यस्थों ने अमेरिका की ओर से हॉर्मुज़ पूरी तरह खोलने और जहाज़ों पर हमला न करने की सार्वजनिक गारंटी मांगी। लेकिन बातचीत में कोई ठोस सहमति नहीं बनी, बातचीत टूट गई। वॉशिंगटन की समय सीमा खत्म होने से पहले ईरान ने एक कारोबारी जहाज को निशाना बना दिया। फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने कतर और ओमान में अमेरिकी ठिकानों को निशाने पर लिया। लेकिन असल में
ईरान जो मांग रहा है उसका मतलब केवल जहाज़ों का ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। वो चाहता है कि हर जहाज का कैप्टन मान ले कि स्ट्रेट से गुजरने का असली दरवाज़ा तेहरान के हाथों में है और वही इस दरवाजे को खोलेगा। इसके लिए ईरान को हॉर्मुज़ का कानूनी मालिक बनने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल इतना साबित करना है कि उसकी अनुमति के बिना रास्ता सुरक्षित नहीं है। इसे आप इस तरह समझिए, कोई सड़क की ज़मीन सरकार की हो सकती है, लेकिन अगर सड़क के बीच एक हथियारबंद गिरोह खड़ा होकर हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच करे, उसका पैसा ले, तो असली कंट्रोल नक्शे पर नहीं बंदूक के पास चला जाता है। हॉर्मुज़ में ईरान यही नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। ईरानी संसद के स्पीकर और प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ भी कह चुके हैं कि हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान की मर्जी से खुलेगा। ईरान हॉर्मुज़ की चाबी अपने हाथ में रखकर आसपास के देशों को बता रहा है कि इस इलाके का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब वही है। खासकर ये संदेश वो सऊदी अरब को देना चाहता है और उसने ये संदेश दिया भी जब सऊदी प्रतिनिधिमंडल खामेनेई के जनाजे में पहुंचा। तब उनके सामने सूरा आले इमरान की आयत 13 पढ़ी गई, जिसमें बद्र की लड़ाई का जिक्र है। एक पक्ष अल्लाह की तरफ से लड़ रहा था, दूसरा इनकार करने वालों का था। संदेश साफ था, अगर सऊदी अरब अमरीकी हमलों के साथ खड़ा हुआ है तो ईरान इसे सिर्फ एक कूटनीतिक नहीं, पक्ष चुनने के लिए वैचारिक संदेश के तौर पर भी देखेगा। इतना ही नहीं, ईरान खाड़ी में अपने को एक नए रोल में देखता है, जिसमें वो गल्फ क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापार की शर्तें तय करेगा, न कि अमेरिका। क्योंकि ईरान ने सिर्फ इस युद्ध को लड़ा ही नहीं है, बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से की नज़र में वो ये युद्ध जीता भी है। अब तो इजराइल के ज़्यादातर लोग भी मानते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल नहीं, बल्कि ईरान की जीत हुई है। ट्रंप ईरान की सत्ता को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन तख्ता पलट नहीं हुआ। एक खमेनेई गए तो दूसरे आ गए। ईरान की मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा अब भी सुरक्षित है। प्रॉक्सी नेटवर्क पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है और उसने हॉर्मुज़ के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को दबाव में डालने की नई क्षमता दिखा दी है। ईरान ने इसके लिए तैयारी भी अलग तरह से की थी। उसने कमांड सिस्टम को अलग अलग स्तरों पर बांटा, उत्तराधिकार की व्यवस्था बनाई और अपनी सारी मिसाइल्स एक साथ दागने के बजाय हमले को कई हफ्तों तक फैला कर रखा। इससे लीडरशिप के मारे जाने के बावजूद व्यवस्था पूरी तरह से ठप नहीं हुई और ईरान लंबे समय तक आर्थिक चोट पहुंचाता रहा। दूसरी तरफ ट्रंप एक छोटी निर्णायक लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे। उनका अनुमान था कि भारी शुरुआती हमलों के बाद ईरान की सत्ता या तो गिर जाएगी या समझौते को तैयार हो जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका के पास टारगेट्स तो बहुत थे, लेकिन युद्ध खत्म करने का कोई साफ रास्ता नहीं था। यहीं सैनिक ताकत और रणनीतिक समझदारी का फर्क दिखाई देता है। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइल्स थी। ईरान के पास एक सकरा समुद्री रास्ता था, लेकिन उस रास्ते ने मिसाइल से ज़्यादा असर पैदा कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि यह समुद्री रास्ता है किसका? यह रास्ता अपने सबसे संकरे हिस्से में लगभग 21 मील चौड़ा है। ईरान है उत्तर में, ओमान दक्षिण में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री देशों के तट से 12 नॉटिकल माइल यानी 22 किलोमीटर तक के इलाके को उस देश का हिस्सा माना जाता है। इसलिए हॉर्मुज़ का बड़ा हिस्सा ईरान और ओमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी देश ऐसे रास्तों पर कभी भी नाकेबंदी कर सकता है। यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के आर्टिकल 38 के मुताबिक इंटरनेशनल नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे स्ट्रेट से सभी देशों के जहाज़ों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार होता है। आर्टिकल 44 साफ कहता है कि समुद्री देश इस रास्ते को रोक नहीं सकते और इसे सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता।
ईरान और ओमान सुरक्षा के नियम बना सकते हैं, शिपिंग लेन्स तय करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं, प्रदूषण, जहाज़ों के टैरिफ और नेविगेशन से जुड़े नियम कानून लागू कर सकते हैं। लेकिन नियम इस तरह नहीं बनाए जा सकते कि किसी देश के जहाज को राजनीतिक कारण से रास्ता ही न मिले। सिर्फ रास्ते से गुजरने के बदले टोल भी नहीं लिया जा सकता जब तक जहाज को कोई खास सेवा या सुविधा न दी गई हो। इसलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल ने सभी देशों से कहा है कि वो ईरान के उस दावे को मान्यता न दे जिसमें तेहरान खुद को स्ट्रेट का ट्रैफिक नियंत्रित करने वाली अंतिम अथॉरिटी बताता है। इस कानून को एक वाक्य में समझिए, समुद्र का हिस्सा आपका हो सकता है, लेकिन दुनिया का रास्ता सिर्फ आपका नहीं हो सकता। लेकिन कानून की एक सीमा होती है, वो जहाज को अधिकार दे सकता है, सुरक्षा की गारंटी नहीं। अगर सामने मिसाइल हो, ड्रोन्स हो या माइन्स हो, खतरा होता है तो कप्तान जहाज को सिर्फ नियमों के दम पर नहीं बचा पाएगा। और परसों इसी रास्ते पर साइप्रस के झंडे वाले एक जहाज के साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के बावजूद ईरान और अमेरिका के बीच साइन हुए एमओयू के पैराग्राफ 5 का फायदा उठा रहा है ईरान। इस पर हमने 2 दिन पहले बात की है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें यह लिखा है कि यहां से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा ईरान सुनिश्चित करेगा। इसी पैराग्राफ के लिखने में हुई लापरवाही ने ईरान की नज़र में हॉर्मुज का कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया है। अब यह रास्ता ईरान के लिए परमाणु कार्यक्रम से भी ज़्यादा अहम हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई ने कहा कि रणनीतिक तौर पर इस रास्ते का महत्व दर्जनों परमाणु बम से ज़्यादा है। ये बड़ी बात है। इससे समझ में आता है कि ईरान ने एमओयू के जरिए कितनी बड़ी जीत हासिल की। इन सब के बीच ईरान की रणनीति पूरी जंग छेड़ने की नहीं है। वो इतना हमला करता है कि बाजार डर जाए, लेकिन अमेरिका को जवाबी ज़मीनी हमले की साफ वजह न मिले। इतना ट्रैफिक रुकता है कि कीमतें बढ़ें, लेकिन कुछ जहाज़ों को निकलने देता है ताकि दावा कर सके कि स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। इतना तनाव पैदा करता है कि नेगोशिएशन ज़रूरी हो, लेकिन इतनी भी शांति नहीं कि उसकी रणनीतिक बढ़त खत्म हो जाए। अमेरिका की बड़ी समस्या यह है कि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, लेकिन वो उनकी पूरी कीमत देना नहीं चाहता। वो ईरान की सत्ता को कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन ज़मीन पर सेना नहीं भेजना चाहता। हॉर्मुज खुलवाना चाहता है, लेकिन जहाज़ों को सुरक्षा देने और जान माल के नुकसान से बचाना नहीं चाहता। वो ईरान की मिसाइल क्षमता को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन लगातार चलने वाली जंग नहीं चाहता। यानी लक्ष्य बहुत हैं, पर अमेरिका के पास साधन सीमित रखे गए हैं। इसलिए ये जंग अब सीज़फायर और युद्ध के बीच झूल रही है, यानी तबाही और बर्बादी का एक ऐसा लूप जिसमें पूरी दुनिया फंस गई है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के मुताबिक हॉर्मुज का बंद होना कोई अचानक आई अनहोनी नहीं थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस और सैन्य रणनीतिकारों ने दशकों से चेतावनी दे रखी थी कि ईरान के साथ युद्ध हुआ तो उसका सबसे प्रभावी जवाब होगा स्ट्रेट को रोकना। फिर भी व्हाइट हाउस इस स्थिति के लिए तैयार नहीं दिखा। लेकिन हॉर्मुज का असली असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं पड़ता। इस रास्ते से तेल, एलएनजी के साथ बड़ी मात्रा में खाद और दूसरे औद्योगिक उत्पाद भी गुजरते हैं। फर्टिलाइज़र, खाद महंगी होती है तो दुनिया के किसी दूर गांव में किसान कम खाद डालता है, उसकी फसल घटती है, खाने की कीमतें बढ़ती हैं, और जिन देशों में पहले से संकट है, भुखमरी है, वो भुखमरी और गहरी हो जाती है। लंदन के अखबार द गार्डियन के मुताबिक युद्ध के कारण वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस साल अपने लक्ष्य से 15 लाख कम लोगों तक भोजन पहुंचा रहा है। इस जंग की वजह से सोमालिया में 25 लाख और अफगानिस्तान में 23 लाख लोग बुनियादी भोजन नहीं जुटा पाएंगे। गल्फ में
काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की कमाई कम होगी और इस वजह से कई देशों का विदेशी मुद्रा भंडार घटेगा। आखिर में बड़ा सवाल, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कौन हार रहा है? वो नहीं जिसके पास F-35 है, वो नहीं जिसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो नहीं जिसके पास रशिया का डूम्सडे प्लेन है, बल्कि ये लड़ाई वो हारता है जिसके पास कुछ नहीं है, जो सोमालिया में है, जो अफगानिस्तान में है, जो गल्फ के फंसे किसी जहाज पर है। यही है इस लॉन्ग गेम की असली कीमत और इसे वो समझ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं जिनकी इस पूरे के पूरे खेल में कोई हिस्सेदारी नहीं है। आज इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके ढेरों संदेश आ रहे हैं, दूर दराज देशों से आ रहे हैं, सब अपने देशों के नाम भी बता रहे हैं। ये संदेश जो मैं आपके पढ़ रहा हूं वो कल के शो के बारे में है। यूनिसन 2679 है, कह रहे हैं दिबांग यू आर परफेक्ट न्यूज रीडर। इफ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर AI को कोई न्यूज रीडर का मॉडल बनाना हो तो वो आपकी छवि पर बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर तक तो मैंने भी नहीं सोचा था। सुफियान अहमद है, कह रहे हैं सर मैं कई बार कमेंट किया हूं लेकिन मेरा नाम शो में नहीं आता। आपकी शिकायत खत्म हो गई ना अब तो, धन्यवाद। राशिदा तहजून है, कह रहे हैं सर यू ब्रिंग न्यूज डिफरेंट टू अदर्स। उनको पसंद आता है कि हम जो खबर लाते हैं वो बाकियों से अलग होती हैं। राशिदा धन्यवाद। अब्दुल वाहिद हैं और ये बागपत यूपी से हैं, पड़ोस से, कह रहे हैं सर हमारे यहाँ रटौल आम बड़ा फेमस है, बहुत ही स्वादिष्ट और बड़ा मीठा होता है, एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बगल में रहते हैं, आम मुझे बहुत पसंद है। वाहिद जी आपको ये शो पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। दिनेश शर्मा है, इन्होंने कहा यू मेंशन द बुक बाय 2 न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट which is very famous in America. Very few people in India till date know about this book. कहना चाह रहे हैं कि आपने जिस किताब के बारे में कल उल्लेख किया था उसको भारत में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात पर गौर किया। रजीम चेंज ये किताब का नाम है, ये जल्द ही भारत में भी आने वाली है। आज जितना ही, आप लगातार अपने संदेश भेजते रहिए, हम उनको अपने शो में शामिल भी करेंगे। और ये भी बताइए कि आप आगे किस तरह का कार्यक्रम देखना चाहेंगे, आप दुनिया के किस हिस्से में बैठकर ये शो देख रहे हैं। धन्यवाद।